जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कोशिका चैप्टर में कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। कोशिका विभाजन जंतु और पादप दोनों में होता है। जंतुओं में यह सेंट्रोसोम के द्वारा और पादपों यानी पेड़ पौधों में यह सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आगे कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इन्हें एक-एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा असूत्री कोशिका विभाजन, जिसे हम एमाइटोसिस भी कहते हैं। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, यानी सभी सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो उन्हीं में यह असूत्री कोशिका विभाजन होता है। और यह विभाजन बहुत ही सरल या सिंपल होता है, यानी क्योंकि एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उनकी कोशिका में कोशिकांग जंतु जो यूकैरियोटिक जंतु हैं या एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, कोशिकांग अधिक होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, कोशिकांग बहुत कम होते हैं। उनमें कुछ मुख्य मुख्य कोशिकांग होंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी तो इसमें खैर अनुपस्थित होगा, और साथ में क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, इस तरह से। ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये जो असूत्री विभाजन है, यह क्या जिस सेल में जिस सेल में असूत्री विभाजन होगा वो कुछ चरणों में होगा। जैसे सबसे पहले एक सेल होगी जिसे हम क्या कहेंगे, मदर सेल, यानी इसी सेल का क्या होना है, कोशिका विभाजन, इसे कहते हैं मदर सेल। और ये क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में, यानी आगे ये थोड़ी-सी फूल के मोटी हो जाती है। ठीक। अब ये फूल के मोटी हो जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये किनारों पर से तो मोटी और बीच में से थोड़ी चपटी हो जाती है। किनारों पर से मोटी और बीच में से चपटी, और साथ में ये केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यह कोशिका टूटकर 2 भागों में बँट जाती है, जिन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जिन्हें हम, डॉटर सेल। और जिस कोशिका का विभाजन है उसे कहते हैं मदर सेल। तो ये कितने स्टेप में पूरा हो गया, पहले स्टेप में मदर सेल थी, दूसरे में क्या हो गई, फूल के थोड़े चौड़ी हो गई, मोटी हो गई, तीसरे स्टेप में क्या हो गई, बीच में से पिचक गई या चपटी हो गई। उसके बाद नंबर 4 फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, यह 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, डॉटर सेल। तो इस प्रकार असूत्री जो विभाजन है वो पूरा हो जाता है, यानी बहुत सरल है, यानी आसानी से हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यानी दूसरा कोशिका विभाजन है, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, समसूत्री विभाजन, और या माइटोसिस भी कहते हैं इसे। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जितने भी बड़े जीव हैं या जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी ये सिर्फ उन कोशिकाओं में होगा जिनमें क्या होती है, मतलब जो होती हैं कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं या इन्हें हम सोमैटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारा पूरा शरीर लगभग 90% शरीर क्या होता है, इन्हीं कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। 99% तो होती हैं कायिक कोशिकाएं, इनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। और 1% होती हैं जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं, इन 1% का जो कोशिका विभाजन होता है वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। और अब हम पढ़ रहे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। यह कायिक कोशिकाओं में होता है और लगभग 99% हमारे शरीर में कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होगा,
यह जो कोशिका विभाजन है, यही कोशिका विभाजन जो होता है हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए या शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उस अंग के घाव को भरने के लिए यही वाला कोशिका विभाजन काम आता है। ठीक? यानी हमारे शरीर के टूट-फूट की जो भरपाई है, वो सभी इसी कोशिका विभाजन से होती है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करता है, तो जब ऑपरेशन के बाद जितनी कोशिकाएँ कट गई या खराब हो गई, नष्ट हो गई, उनके स्थान पर सिर्फ़ उतनी ही कोशिकाएँ बनती हैं, ठीक? यानी जितनी कोशिकाएँ टूटी या कटी, उनके उस स्थान पर उतनी ही कोशिकाएँ, नई कोशिकाएँ आ गई, तो इस प्रकार क्या होगा, समसूत्री विभाजन हो जाता है। अगर ये कोशिका विभाजन, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाए, यानी कोशिकाएँ क्या होती जाएँ, बनती जाएँ, यानी अगर कहीं मान के चलिए 100 कोशिकाएँ खराब हुई, टूटी, उनकी जगह 110, 120 भी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं, 150 भी बन गई तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनकी जगह पर 1000, 2000 लाखों की संख्या में कोशिकाएँ बन जाएँ, तो क्या होगा? उस स्थान पे गाँठ पड़ जाती है और वो क्या होती है? कैंसर का कारण बनती है। यानी उससे क्या हो जाता है? कैंसर बन जाता है। यानी अनकंट्रोल्ड कोशिका विभाजन ही क्या कहलाता है हमारा? कैंसर कहलाता है। तो हमने क्या देखा? समसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है। अब इसके चरण देख लेते हैं, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, ये 5 चरणों में होता है और हर एक चरण को देखते हैं अब। सबसे पहला चरण है इंटरफ़ेज़, एक यह अवस्था या यह चरण सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ी अवस्था है ये। और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम, डीएनए, इन दोनों को क्या होता है? विभाजन होता है। और ये जो क्रोमोसोम और डीएनए ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका के अंदर कहाँ पाए जाएँगे? कोशिका के अंदर केंद्रक में, यहाँ पाए जाएँगे इधर। ये हमारा क्या है? केंद्रक। इसी केंद्रक यानी न्यूक्लियस में डीएनए और क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक? इसके बाद यह जो क्रोमोसोम और डीएनए का विभाजन हुआ, तो जब ये क्रोमोसोम और डीएनए का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद किसका नंबर है? केंद्रक का। अब जो सेकंड चरण या दूसरा चरण है, इसे कहते हैं हम प्रोफ़ेज़। इसी फ़ेज़ में केंद्रक का विभाजन पूरा होता है। जब क्या हो जाए? जब क्रोमोसोम और डीएनए का विभाजन हो जाए, उसके बाद होता है केंद्रक का विभाजन। क्योंकि अगर केंद्रक का विभाजन ही पहले हो गया, तो क्रोमोसोम और डीएनए क्या हो जाएँगे? प्रभावित या क्षतिग्रस्त हो जाएँगे। ठीक, तो ऐसा हो सकता है अगर 2 सेल बनी, एक में क्रोमोसोम ज़्यादा चले गए, एक में कम चले गए। इसलिए क्या होता है सबसे पहले इन क्रोमोसोम और डीएनए का ही क्या होता है विभाजन, ठीक? इसके बाद नंबर 3 मेटाफ़ेज़ यानी बीच की अवस्था है, मध्य अवस्था कहते हैं इसे। यह इसमें क्या होगा स्प्लिंडर फाइबर जिन्हें हम तुर्क धागे भी कहते हैं, तो स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है इसमें। अब ये स्प्लिंडर जो फाइबर है, ये रस्सी के समान होते हैं, यानी धागे के समान संरचनाएँ होती है, ठीक? ये कहाँ बनते हैं हमारे? ये कोशिका के अंदर बनते हैं और इनका काम है, ये जो कोशिकांग है, हमारी कोशिका के अंदर जितने न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और गोल्गी बॉडी, ठीक? इन सबको क्या करता है, इनका भी क्योंकि विभाजन होना है, इनको भी तोड़ना है, ठीक? क्योंकि अगर इनमें से भी अगर कोई गलती से सही नहीं टूटा, तो पूरी कोशिका का क्या हो जाएगा? पूरी कोशिका का अस्त-व्यस्त हो जाएगी कोशिका। जैसे अगर लाइसोसोम पहले फट गया कोशिका विभाजन में, तो पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए। तो इसमें एक इस प्रकार की व्यवस्था हुई, भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि ये जो कोशिका है वो भी बची रहे और ये 2 भागों में भी टूट जाए, ठीक? उसके लिए क्या करा, इन इन्हें बाँधने के लिए कोशिका के अंगों को बाँधने के लिए एक धागा बनाया, नेचुरल धागा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, तुर्क धागा, ठीक? इसमें होता है, ये तुर्क धागा का निर्माण होता है। आगे नंबर 4 एनाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ नंबर 4 और यह जो फ़ेज़ है, ये सबसे छोटी फ़ेज़ है, ठीक? ये चरण कैसा है? सबसे छोटा चरण है ये, सबसे छोटा चरण है। इस चरण में क्या होगा, कोशिका अंग, ये जो कोशिका के अंग हैं, ये क्या होते हैं, कोशिका में ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी कोशिका ध्रुवित हो जाती है, यानी 2 पोल बन जाते हैं कोशिका में।
एक पोल क्या मतलब पोल से मतलब 2 किनारे कह सकते हैं या छोर कह सकते हैं। जैसे एक कोशिका है, इसमें क्या हो गया, एक किनारा इधर बन गया, एक किनारा इधर बन गया। तो ये जो है इन्हें कह रहे हैं हम ध्रुव। तो ये जो कोशिका के अंग टूटे, इन्हीं कोशिका के अंगों को क्या हो जाता है, कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक? तो ये नंबर 4 था। इसके बाद नंबर 5 टेलोफ़ेज़। इस फ़ेज़ में जो होगा, कोशिका का विभाजन जो होता है पूरा हो जाता है। जब कोशिका के अंग टूट के ध्रुवों की ओर चले गए, तो लास्ट स्टेज बचा कोशिका ही अलग होनी है, तो कोशिका टूट के अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, टेलोफ़ेज़ में कोशिका का विभाजन हो जाता है पूरा। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन के हमने चरण देखे, कितने हैं वो? 5 चरण। पहला है इंटरफ़ेज़, जो सबसे बड़ा फ़ेज़ है, इसमें क्रोमोसोम डीएनए का विभाजन होगा। नंबर 2 प्रोफ़ेज़, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। नंबर 3 मेटाफ़ेज़, ठीक? इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। और नंबर 4 एनाफ़ेज़, इसमें क्या होता है, कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। नंबर 5 जिसे हम टेलोफ़ेज़ के नाम से जानते हैं, इसमें कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, पूरा। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। अब एक नोट है, यानी एक मुख्य बिंदु है, इसमें क्या है, स्प्लिंडर जो फाइबर अभी हमने देखा किसमें बन गया था, वो मेटाफ़ेज़ में। तो स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण सेंट्रोसोम द्वारा होता है। यानी ये जो स्प्लिंडर फाइबर बनेगा, ये सेंट्रोसोम के द्वारा बनेगा, ठीक? ये भी याद रख लेंगे। इसके बाद और ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका विभाजन भी करता है और सेंट्रोसोम का निर्माण भी करता है, ठीक? ये याद रखेंगे। अब नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री जो विभाजन है, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक? तो मानव में और मतलब मानव में जो है जनन कोशिकाएँ पाई जाती हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग-अलग जनन कोशिकाएँ हैं। एक तो होता है मेल, एक हो गया फीमेल। तो फीमेल में जनन जो कोशिका है वो ओवम, अंडाणु है। क्या है वो? अंडाणु। और मेल में क्या है? मेल में है स्पर्म, स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक? तो इसमें क्या होगा? अब ये जो अंडाणु और शुक्राणु है, इन्हीं का विभाजन होना है, मतलब सॉरी, इनका विभाजन नहीं होना, इनमें जो है, ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम का विभाजन होना है। ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। चलो पहले क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं एक बार। यानी क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, ये क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में उपस्थित होते हैं हमारे सेल के। और इनकी संख्या मानव में कितनी होती है? 46। अगर जोड़े में देखें तो 23 जोड़े। तो मानव में कितने हो गए? 46। और जोड़े में देखेंगे तो 23। अब हम इन्हें जोड़े में किस लिए लिखते हैं? देखो, क्योंकि जो ये क्रोमोसोम है, क्योंकि ये भी जोड़े में पाए जाते हैं। अब इसका जो इफ़ेक्ट है यानी प्रभाव है, वो देखने को मिलता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये जोड़े में पाए जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में ज़्यादातर अंग जो हैं, यानी ज़्यादातर हमारे शरीर में जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हाथ 2 होते हैं हमारे, ठीक? हमारे हाथ भी 2 हैं, आँखें भी 2 होती हैं और हमारे कान 2 हैं, ठीक? ऐसे ही पैर भी 2 हैं, जबड़े भी हमारे कितना है? जबड़े 2 हैं, जबड़े भी हमारे 2 हो गए। और साथ में ऐसे ही किडनी भी है, लीवर भी है, सॉरी, लीवर तो एक ही है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ठीक? सब कुछ ज़्यादातर अधिकांश भाग हमारे 2-2 हैं, इसलिए जो जीन है मतलब अ अ, क्रोमोसोम है, ये कितने होते हैं? जोड़े में होते हैं सब, ठीक? और कुल मिला के कितने होते हैं? 46। इसके बाद अब इन क्रोमोसोम की संख्या जो देख रहे हैं, कितनी होती है? 46। इनमें भी 2 प्रकार की क्रोमोसोम है, एक तो देखो 46 में 44 प्रकार, जो 44 हैं ये एक प्रकार के हैं, इन्हें कहते हैं हम ऑटोसोम, ऑटोसोम। और ये जो दूसरे प्रकार के हैं, एक्स और वाई मेल में, इन्हें कहते हैं हम ओलोसोम, ठीक है? ओलोसोम और ऑटोसोम। ये जो ऑटोसोम है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। ये मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक? और फीमेल में इनकी जो स्ट्रक्चर यानी संरचना इनकी बदल जाती है। मेल में तो होंगे एक्स और वाई और फीमेल में होंगे एक्स और एक्स, ठीक? दोनों एक जैसे।
तो इन्हें कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र, यानी ये जो है बालक के लिंग का निर्धारण करने के लिए काम में आता है, ठीक? तो गुणसूत्र के बारे में जान लिया। अब इन गुणसूत्रों का ही विभाजन होना है किसमें? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। तो आइए अब जानते हैं हम किसके बारे में? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाएँ। ये क्रोमोसोम क्या है? जनन कोशिकाएँ ही है हमारी। अब मेल में कितने हैं? 46, फीमेल में भी कितने हैं? 46। तो बच्चे में कितने जाने चाहिए? 46 हो गए कितने? 92, ठीक? 92, लेकिन बालक में कितने जाते हैं? 46 ही जाते हैं, यानी इसका आधा। 46 का आधा कितने? 92। एक सेकेंड। हाँ, कितने गए? 46। बच्चे में कितने चले जाते हैं? 46। तो वो किस लिए जाते हैं? क्योंकि जो हमारे मेल मेल में कितने हैं? 46। 46 का आधा यानी 22, और 2 कौन से थे? 2 थे एक्स और वाई, उनमें से 1। तो 22 प्लस 1 कुल मिला के कितने हो गए? 23। 23 यानी 46 का आधा 23 तो किधर से आ गए? मेल में से। ऐसे ही 46 में से 22 प्लस 1 किसमें से आ गए? फीमेल में से। तो टोटल कितने हो गए? 23 प्लस 23 मिला के हो गए हमारे 46। तो बच्चे में भी कितने चले गए? 46 क्रोमोसोम, ठीक? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जनन कोशिकाओं में होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अब क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का क्या होता है? विभाजन होता है, वो आधे-आधे जाते हैं। अगर ऐसा हो, ये क्रोमोसोम 46 की जगह या 46 के बजाय कितने चले जाएँ? 1 ज़्यादा चले जाएँ, 40 से ज़्यादा, 40 से 1 ज़्यादा कितना? 47 चले जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है, या 46 से कम, 40 से 1 कम चला जाए, कितने चले जाए? 45। तो यानी क्रोमोसोम या तो घट जाएँ या फिर बढ़ जाएँ। अगर घट जाए और बढ़ जाएँगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। उसे ही कहते हैं हम सिंड्रोम, यानी क्रोमोसोम में कमी या वृद्धि को कहते हैं हम सिंड्रोम। तो हमने कोशिका विभाजन पढ़ लिया, अब देखते हैं हम ये जो डिसीज़ यानी बीमारी हो रही है क्रोमोसोम यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगर क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन आया, तो कौन-सी बीमारी होगी और किस तरह से वो हमें प्रभावित करेगी? चलो तो देखते हैं। सबसे पहले यही है, सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम यानी क्रोमोसोम में वृद्धि या कमी को कहते हैं हम क्या? सिंड्रोम, ठीक? अब ये सिंड्रोम कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से हम 4 प्रकार देखेंगे। पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? क्योंकि बच्चे में 46 जाने चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम, लेकिन इसमें जो होगा 46 से 1 कम हो जाएगा। 46 से 1 कम मतलब 45। बालक में सिर्फ़ 45 क्रोमोसोम जाएँगे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें पाया जाएगा? फीमेल में। यानी ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, और इनके शारीरिक विकास, फीमेल का शारीरिक विकास क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है, यानी कम होता है, ठीक? और यह सिंड्रोम जनन क्षमता को प्रभावित करता है। अब जब जनन क्षमता प्रभावित हो जाएगी तो इसलिए फीमेल्स जो होंगी उनमें एक रोग देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं हम बांझपन, इनफर्टिलिटी, ठीक? तो उनकी जो है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है घट जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है सिंड्रोम के कारण, ठीक? तो ये देख लिया हमने क्या? टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन-सा सिंड्रोम है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होगा? एक क्रोमोसोम इसमें भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और यह मेल में होता है। इसमें क्या होगा? जो मेल होंगे उनके संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर पूरी तरह से नष्ट भी हो जाती है। इसी को कहते हैं हम नपुंसकता, ठीक? तो टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो है हमारी जनन कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये मेल टर्नर सिंड्रोम तो फीमेल में होगा, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसमें होगा?
किस में होगा? मेल में होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 3। तीसरा है हमारा डाउन्स सिंड्रोम। इसमें भी क्या हो जाता है? 46 से बढ़कर क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है, ठीक। अब यह मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। इसमें जो प्रभाव होगा, मेल या फीमेल किसी में भी जिसमें ये सिंड्रोम पाया जाएगा, उनके होंठ क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं और शरीर कैसा दिखने लगता है? बेडौल, बेढंगा, ठीक। अब इसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या होगा? इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर 46 से 1 बढ़कर 47 हो जाती है। इसमें मेल और फीमेल यह भी जो है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, यानी दोनों को हो सकता है। ऊपर वाला जो होंठ होता है इसमें ना, ऊपर वाला होंठ ये कटा होता है, जन्म से ही क्या होता है? कटा होता है। आपने भी देखा होगा बहुत से लोगों का क्या होता है? ऊपर वाला होंठ जन्म से कटा हुआ होता है। वो किसकी कमी से होता है? उस क्रोमोसोम में कमी से होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या 1 ज़्यादा हो जाती है, यानी 47 हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये जो था हमारा लास्ट पॉइंट था, हमने सब कोशिका के बारे में अधिकांश जो था सब कवर कर लिया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोशिका से संबंधित प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको लेकर आएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।